Hello and good morning everyone. My name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to iTube classes. दोस्तों टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। पहले जाने से पहले बता देता हूं कि आपके जीएस पेपर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स। लक्ष्मीकांत के अंदर भी एक सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है, सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है। हालांकि दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, लेकिन मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिछले अगर कई साल के क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो कई सारे क्वेश्चन जो है इस इशू से मिलते हैं, तो डेफिनेटली एक टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर होगा ही होगा। इसको लिखने वाला है मिस्टर क्लायरसन और मिस्टर विजय भास्कर, जो कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी के अंदर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो भी इन्होंने लिखा है ये इनके पर्सनल व्यूज हैं, ठीक है। और इन्होंने जो भी लिखा है दिस इज बायस्ड, ठीक है, दिस इज बायस्ड, दिस इज नॉट अनबायस्ड, मतलब ये न्यूट्रल नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रल होना चाहिए, है ना, उनको प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि प्रो गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। प्रो गवर्नमेंट होने का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट की तरफ बायस हो गए। एक तरफ आप कह रहे हो न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए, तो दोनों आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। यू शुड हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, कि आप किसी भी चीज को जो है उसका काउंटर पॉइंट सोच सकते हो क्या। एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू राइट इन योर एग्जाम्स ऑल्सो, है ना, उसके प्रोज उसके कॉन्स, तब जाके आपका एक बैलेंस व्यू पॉइंट बनता है। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ही सोचने लगोगे तो आप कभी भी क्रिटिकली नहीं सोच सकते हो, और अगर आप क्रिटिकली नहीं सोच पाओगे तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए इसी हमारे लिए हमारे एग्जाम में आता है। दे वांट टू नो कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कल को सिविल सर्विसेज में जो एंट्री करने वाले हैं, कि वो दूसरा पर्सपेक्टिव भी सोच सकते हैं क्या, क्योंकि जब आप सोचोगे दूसरा पर्सपेक्टिव भैया तभी सॉल्यूशन ही आएगा, है ना। सो दैट इज अबाउट दिस। एक ये बायस्ड है, डेफिनेटली बता देता हूं कि आने वाले हो सकता है एक दो हफ्ते में इसका जब काउंटर आर्गुमेंट आएगा तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इन दोनों पर्सनैलिटीज का ये मानना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक लास्ट 5 और 6 ईयर्स सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की टेरिटरी के अंदर इन्फ्रिंजमेंट कर रही है, उनको एंक्रोचमेंट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना चाहती है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अंडरमाइन द स्टेट अथॉरिटी। ये पूरे का पूरा एडिटोरियल जो है इसी चीज के ऊपर है। बहुत सारे डायमेंशंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा देखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, रीजनल पावर सेंट्रलाइजेशन, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और फिर बाद में हम एक सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचेंगे। तो आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही बढ़िया, एक नहीं बल्कि कई सारे क्वेश्चंस मैं बोलूंगा यहां पे कवर हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि ये बात करता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज अबाउट फेडरलिज्म। बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा और ज्यादा डिटेल में जाने का मतलब नहीं है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जहां पे कम से कम 2 अथॉरिटीज होती हैं, जो पावर सेंटर ऑफ पावर होते हैं। मतलब एक सेंटर में होता है जो नेशनल लेवल पे होता है, एक लोकल लेवल पे होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। जो सेंटर लेवल पे होता है वो उसकी अलग पावर्स होती हैं, जो लोकल लेवल पे होते हैं उसकी अलग पावर्स होती हैं, एंड दिस पावर इज डिवाइडेड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, राइट। जैसे हमारे जो स्टेट है हरियाणा, पंजाब, यूपी एंड ऑल दैट, दे हैव देयर ओन पावर्स, दे हैव देयर ओन स्फीयर। Center has their own sphere, own power, and this is written, and these powers are divided by the constitution. It's a written constitution. That is why federalism के लिए written constitution का होना बहुत जरूरी है। ड्यूल गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर में होती है, एक लोकल लेवल पे होती है, डिवीजन ऑफ पावर होती है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। और कुछ पावर इनके द्वारा शेयर की जाती है, कुछ नेशनल गवर्नमेंट भी होती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी होता है। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। बट क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? नो, इंडिया कंप्लीटली फेडरल कंट्री नहीं है। यस, दीज सम ऑफ दीज फीचर्स आर डेफिनेटली प्रेजेंट इन इंडिया, बट सम ऑफ दीज फीचर्स आर नॉट प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सेटअप। तो दैट इज वाई इंडिया इज नॉट कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑलवेज कॉल्ड अ क्वासी फेडरल। जैसे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, फेडरल के अंदर रिजिड होना चाहिए। इंडिया के अंदर कुछ चीज मामलों में रिजिड है, कुछ मामलों में फ्लेक्सिबल है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो
जहां पे इंडिया जो है वो फेडरल नहीं है, इट्स अ क्वासी फेडरल है ना। जैसे सिविल सर्विस सर्वेंट्स जो होते हैं इनको ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, उनको सेंटर अपॉइंट करता है स्टेट में, जो गवर्नर्स होते हैं उनके थ्रू सेंटर कंट्रोल रख सकता है स्टेट्स के ऊपर, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस जो तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट यस इंडिया इज नॉट अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री। तो डेफिनेटली जब स्टेट्स और सेंटर आपस में पावर शेयर करेंगे तो उनके बीच में झगड़े भी होंगे। और इंडिया के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब इंडिया के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है, दिस इज मोर आई वुड से टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर और टिल्टेड टुवर्ड्स यूनियन और सेंटर, है ना। ज्यादा पावर सेंटर को दी गई है, बहुत ही कम पावर स्टेट को दी गई है। देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे इतनी सारी रियासतें इंडिया में थी, है ना। और इंडिया नया नया बना था, उस टाइम पे अगर आप स्टेट को ज्यादा पावर दे देते तो हो सकता है स्टेट जो सेंटर के अगेंस्ट में चले जाते, है ना, वो रिबेलियस हो सकते थे। तो उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि हम लोग सेंटर को ज्यादा पावर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एक यूनिटी रह सकती है। सो दैट इज वाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, डिजाइन किया गया, वो भी इसी तरह से किया गया, और जो पावर शेयरिंग किया जाता है दोनों के बीच में, वो भी इसी तरह से किया गया। तो शेड्यूल 7 जो इंडिया के अंदर है, शेड्यूल 7, इट टॉक्स अबाउट द पावर शेयरिंग, और ये 3 लिस्ट की बात करता है ना, आपको पता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन जो है, मतलब सेंटर जो है वो अपने लॉज बना सकता है, स्टेट वाले में स्टेट बना सकता है, और कंकरेंट वाले में दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कंकरेंट के किसी कॉमन, कंकरेंट मतलब कॉमन, ठीक है, अगर उस पे पार्लियामेंट बनाता है, सेंटर बनाता है, तो स्टेट वाला जो लॉ होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, सेंटर वाला प्रिवेल करता है। इसके अलावा कुछ रेजिडुअल पावर्स भी होती हैं जो मेंशन नहीं होती है तीनों लिस्ट के अंदर, उनके ऊपर जो लॉ बनाने का जो राइट होता है वो भी सेंटर का होता है। दैट्स वेरी बेसिक थिंग अबाउट योर पॉलिटी, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड ऑल दैट यू ऑलरेडी नो। जो इस एडिटोरियल के लिए थोड़ा सा आपको मैंने बताया है ताकि आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी एक टर्म यूज की जाती है इंडिया में। मोदी जी जब आए थे 14 में, उसके बाद इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बारे में बात करना स्टार्ट किया। देखिए इंडिया में क्या है, अलग अलग पावर्स है, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया फॉलो करता है, सेंटर के अंदर कोई और पावर है, उनका कोलिशन है, स्टेट्स के अंदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो डेफिनेटली इनके बीच में जो क्लैश है वो होना बहुत लाजमी सी बात है ना। इंडिया के अंदर जितने सारे स्टेट्स हैं, सबकी अलग अलग कल्चर है, अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, सबकी अलग नीड्स हैं, अलग रिसोर्सेज हैं। तो सारे के सारे स्टेट यहाँ पे इक्वल नहीं है ना। तो डेफिनेटली लेकिन इंडिया तो एक ही है ना, इंडिया एक ही है, इसके अंदर इतनी सारी स्टेट यूनिट्स है, सबकी सब जो है डाइवर्सिफाइड हैं। तो अगर हम लोगों को इंडिया को एक साथ आगे बढ़ाना है, एक साथ इसकी प्रोग्रेस करनी है, तो डेफिनेटली यूनियन मतलब सेंटर और डिफरेंट स्टेट्स को एक साथ आना पड़ेगा। दे नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे वो कल्चरल सेक्टर हो, जो भी सेक्टर हो, दे नीड टू कम टुगेदर इन ऑर्डर टू टेक इंडिया फॉरवर्ड। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ फॉर द वेलफेयर ऑफ ओवरऑल इंडिया। एक और टर्म होती है जिसे कहा जाता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जिसके अंदर स्टेट जो है वो आपस में कंपटीशन करते हैं, इवन स्टेट के साथ भी, सेंटर के साथ भी कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन इन द सेंस ये नहीं कि वो लड़ाई करते एक दूसरे के साथ, वो एक हेल्दी कंपटीशन होता है जहां पे स्टेट्स दे compete विद ईच अदर इन ऑर्डर टू गेन द फाइनेंशियल बेनिफिट्स। जैसे अगर जैसे मान लो महाराष्ट्र को देख लो, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है ना, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर भी नंबर 1 है, बहुत सारी चीज़ें हैं महाराष्ट्र के अंदर जो इसको एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्टेट बनाती है। इसीलिए इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर भी इंडियन कंपनीज और फॉरेन जो कंपनीज होती है वो महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, बिकॉज महाराष्ट्र उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कराता है। और दूसरी तरफ देखो आप झारखंड और बिहार में देखो, वहाँ पे चीज़ें थोड़ा उल्टा हैं। तो वो एक कंपटीशन है स्टेट्स के बीच में। तो कंपटीशन, ये इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जहां पे स्टेट जो है एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं इन ऑर्डर टू गेन सम फाइनेंशियल बेनिफिट्स। दैट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो इस एडिटोरियल में 3 डोमेन के बारे में बात की गई है जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया है। पहला है पॉलिटिकल डोमेन, दूसरा है फिस्कल डोमेन, तीसरा है कल्चरल डोमेन। इनमें जो सबसे पावरफुल है वो है आपका फिस्कल डोमेन। ठीक है, फिस्कल मतलब जो पैसे से रिलेटेड है। पहले ये मैंने आपको बताया है कि सेंटर इंडिया में जो है ज्यादा पावरफुल है, सेंटर के पास स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा रिसोर्सेज हैं टू जनरेट मनी, टू जनरेट रिवेन्यू। स्टेट्स के पास तो बेचारों के पास बहुत ही कम है। इवन जब से जीएसटी आया है, स्टेट्स की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और भी कम हो गए हैं। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात है उनके पास, बेचारों के पास आमदनी है नहीं, लेकिन
चीज़ें तो मैनेज करनी है उनको, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिसाइड की गई हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के चैप्टर के अंदर जाओगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको, मतलब कल्चरल को अगर आप पॉलिटिकल को छोड़ दो ज़्यादा, तो ये फिस्कल वाला बहुत अच्छे से वहाँ पे मिल जाता है। आर्टिकल 246 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट द यूनियन इज कॉम्पिटेंट इन द लेजिस्लेटिव। देखिए आर्टिकल 246 जो है वो डिवाइड करता है पावर को। यूनियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट तक लिमिटेड रहेगी, स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट तक लिमिटेड रहेंगे। एक कंकरेंट लिस्ट भी होती है जिसके अंदर दोनों पावर शेयर करते हैं, है ना, दैट वी ऑलरेडी नो। आर्टिकल 266 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स। स्टेट्स के लिए एक अलग कंसोलिडेटेड फंड होता है, सेंटर के लिए अलग से होता है। तो सरकार का जितना भी पैसा होता है, जो भी टैक्स वगैरह के थ्रू वो कमाती है, वो सारी की सारी इनकम सरकार की जो है इस कंसोलिडेटेड फंड के अंडर में आती है। आर्टिकल 266 ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रीलिम्स के लिए। आर्टिकल 270 क्या कहता है? आर्टिकल 270 कहता है कि जो यूनियन है, मतलब जो सेंटर है, वो स्टेट्स को जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो भी पैसा, मतलब टैक्स और अगर आप कलेक्ट करते हो, दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, देखिए स्टेट्स के पास तो वैसे भी बेचारों के पास पैसा जनरेट करने की, रिवेन्यू जनरेट करने के साधन बहुत ही कम है। तो सेंटर जो पैसा जनरेट करता है वो स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन विच इज सेटअप अंडर आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फाइनेंस जो कमीशन होता है, जो टैक्स रिवेन्यू होता है सरकार का, वो कैसे स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको रिकमेंड करता है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन। अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड चल रहा है, जो 24-25 में जो है ओवर होगा। तो दैट बेसिक इंफॉर्मेशन यू शुड नो। तो ये तो थोड़ी सी जो बातें हैं आपको एक बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए मैंने बताई हैं। लेकिन अभी करंट में क्या इशू चल रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। करंट में इशू ये चल रहा है, देखिए अभी तो आपको पता ही है 3-4 दिन पहले जो है कोविड को लेके, वैक्सीनेशन को लेके मीटिंग थी, है ना, प्राइम मिनिस्टर की अलग अलग स्टेट के सीएम्स के साथ। उसमें जो है ममता बनर्जी आई नहीं, है ना। कभी केजरीवाल कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेंटर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पे रूल कर रही है और जो स्टेट्स के बीच में जो रूल कर रही है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा टसल बढ़ गया है ना, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया उनके बीच में। ये इसी के को कहा जा रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, एंड दैट इज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर इंडिया एज अ यूनियन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के वर्ड का कहीं पे यूज नहीं किया गया है, इसको कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पे एक नीति आयोग के मेंबर हैं, विनोद के पॉल जी हैं, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि इंडिया में जो कोविड को लेके पुअर मैनेजमेंट हो रही है और वैक्सीनेशन को लेके जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि यहां पे स्टेट्स ज्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर यहां पे सेंटर इन्वॉल्व होता पूरी तरह से तो ये प्रॉब्लम ना आती। दिस इज सेड बाय मिस्टर विनोद के पॉल। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेंटर के बिना जो है वो स्टेट्स बहुत गलत परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स बहुत बढ़िया परफॉर्म भी कर रहे हैं विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट दिया गया है। यहां पे इन्होंने 3 चीजें मेंशन की हैं, वो है एक आपका हेल्थ, एक आपका है एजुकेशन और एक आपका है एग्रीकल्चर। ये तीनों जो डोमेन हैं दे बेसिकली फॉल इनटू स्टेट लिस्ट। ठीक है, अगर आप एजुकेशन को छोड़ दो, एजुकेशन इज नाउ इन कंकरेंट लिस्ट, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ इंदिरा गांधी, उस टाइम पे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, है ना, इसको स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था एजुकेशन को। बट स्टिल प्राइमरी हेल्थ और एग्रीकल्चर इज स्टिल अ स्टेट इन द स्टेट लिस्ट। एजुकेशन के अंदर भी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की ही होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की होती है। ये 3 डोमेन के बारे में बात की गई है। लेकिन ये तीनों डोमेन सेंटर की होते हुए भी और स्टेट की होते हुए भी सेंटर इनके अंदर जो है घुसने की कोशिश करता है, सेंटर इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और इसके जरिए सेंटर जो है वो स्टेट्स की अथॉरिटी को अंडरमाइन करता है। दैट इज द आर्गुमेंट गिवन बाय दिस एडिटोरियल।
जैसे स्लोगन दिया जाता है वन नेशन वन टैक्स, वन मार्केट एंड वन राशन, ये क्या इंडिकेट करता है? ये तो यही इंडिकेट करता है ना कि पूरा कंट्री एक है। अरे भैया, कंट्री के अंदर स्टेट्स भी तो है ना, दे हैव देयर ओन डोमेन, दे हैव देयर ओन पावर, दे हैव देयर ओन रिजीम। आप वन नेशन और वन टैक्स की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप स्टेट्स की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हो, आप अंडरमाइन कर रहे हो। ठीक है, दैट इज द आर्गुमेंट। इसको थोड़ा सा आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब इन्होंने कुछ बात यहां पे बोली है कि सेंटर जो एंक्रोचमेंट कर रहा है स्टेट्स की अथॉरिटी के अंदर, वो कैसे कर रहा है। देखिए, एक तो आपको पता है गवर्नर्स के थ्रू, गवर्नर्स आर एन एजेंट ऑफ सेंटर, है ना, और गवर्नर्स के पास काफी सारी पावर्स होती हैं, आपको पता ही है ना, तो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। गवर्नर्स के थ्रू सेंटर स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर होता है, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, चाहे आप कर्नाटका में देख लो, चाहे महाराष्ट्र में देख लो, चाहे मणिपुर में देख लो, पंजाब में देख लो। गवर्नर की पावर का बहुत बार इंडिया में मिसयूज किया गया है, अभी भी किया जाता है, पिछले 5-6 साल में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। तो गवर्नर की पावर को जो आप यूज करने लगोगे अगेंस्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द स्टेट, इट मींस दिस इज अ इन्फ्रिंजमेंट और एंक्रोचमेंट ऑन द पावर ऑफ द स्टेट थ्रू सेंटर। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे देखिए, बता ही दिया मैंने आपको, 42nd अमेंडमेंट हुआ था जब इंदिरा गांधी जी थी, उस टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी। कई सारी स्टेट सब्जेक्ट को जो है वो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, है ना, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, है ना, ये सारे के सारे वहां पे डाल दिए गए थे। तो ये भी एक एंक्रोचमेंट ही है देखा जाए तो, है ना। रिसोर्स एलोकेशन की यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिसोर्स एलोकेशन मतलब पैसा जो सेंटर स्टेट्स को देती है फॉर द वेलफेयर पर्पस, है ना, कुछ स्कीम्स होती हैं वेलफेयर पर्पस के लिए, वो ज्यादातर पैसा सेंटर से ही आता है। स्टेट्स के पास बेचारों के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाने के लिए पैसा ही नहीं है, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। और जब वो सेंटर से पैसा मांगते हैं तो सेंटर उनको आंख दिखाता है। जिन स्टेट्स के अंदर बीजेपी की पावर है गवर्नमेंट है, उनको तो वो आराम से पैसा दे देते हैं, लेकिन जिसके अंदर दूसरी जो पार्टीज हैं उनको वो आंख दिखाते हैं। और ये सिर्फ, मतलब मैं सिर्फ बीजेपी का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे भी ये सब चीजें होती थी, आज के टाइम पे भी ये हो रही है। तो देयर इज अ गैप किसके बीच में है? स्टेट्स की इनकम के बीच में और स्टेट्स के खर्चे के बीच में, मतलब एक्सपेंडिचर, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी, स्टेट्स के बेचारों के पास आमदनी है नहीं और खर्चे उनके ज्यादा हैं, और इस खर्चे के लिए वो सेंटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब वो सेंटर से पैसा मांगते हैं तो सेंटर उनको जो है आंख दिखाता है, पैसा देता है, कभी डिले करता है, कभी कम देता है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स की अथॉरिटी के अंदर एंक्रोचमेंट करती है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके जाता हूं आपको, ठीक है। ये एडिटोरियल के अंदर मेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा मेंशन है। सेंटर जो स्टेट को पैसा देता है, रिसोर्स अलोकेशन करता है, वो 3 चीजों के थ्रू करता है। एक तो करता है जीएसटी कंपनसेशन, ठीक है। दूसरा करता है फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो टैक्स कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल कमीशन जो उनको रिकमेंड करता है कि कितने स्टेट को कितना पैसा देना है, उसके बेसिस पे। तीसरा होता है स्कीम्स के थ्रू। अब स्कीम्स की 2 तरह की होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली सेक्टर जो स्कीम्स होती हैं, दे आर कंप्लीटली कंट्रोल एंड इंप्लीमेंटेड एंड फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे पीएम किसान योजना है ना, दैट इज कंप्लीटली गिवन बाय सेंटर, ठीक है। उसे बोला जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता, स्टेट से का कोई एक भी पैसा खर्चा नहीं होता है। दूसरी आती है हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। दीज स्कीम्स आर स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर बट दे आर इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट्स एंड दे आर इवन फाइनेंस्ड बाय द स्टेट्स। फाइनेंस्ड बाय द स्टेट्स, जैसे मनरेगा, तो इसमें सेंटर का भी पैसा लगता है। और इसके कई सारे मॉडल हो सकते हैं, जैसे 90-10, 75-25, है ना, और कई सारे मॉडल इसके हो सकते हैं। 50-50 का मॉडल भी हो सकता है, मतलब 90 रुपीज सेंटर देगा, 10 रुपीज स्टेट देगा, 75 रुपीज और 25 रुपीज, 50 और वो देगा, 50 वो देगा। जैसे जो मेजरली जो हिली एरियाज होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स होते हैं, वहां पे 90% जो है वो सेंटर देता है, 10% वहां के स्टेट गवर्नमेंट देती है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब यहां पे एक चीज आपको नोटिस करने वाली बात है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है ना, इनके अंदर स्टेट्स का कंट्रोल नहीं होता है।
स्टेट्स का कंट्रोल नहीं होता है। अब ये देखिए, मान लो कोई हेल्थ को लेके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नाउ दीज डोमेन्स आर अंडर स्टेट लिस्ट, बट स्टिल all the welfare measures in health, education and agriculture are implemented by the state center। तो ये तो एंक्रोचमेंट हो गया ना। अरे इन डोमेन के अंदर जो भी वेलफेयर स्कीम थी वो तो सेंटर को चलानी चाहिए थी, लेकिन चला इसको, सॉरी स्टेट को चलानी चाहिए थी, लेकिन चला कौन रहा है? सेंटर चला रहा है। सो दिस इज एंक्रोचमेंट। और एक चीज और आपको यहां बता देता हूं कि स्टेट्स के पास, जो बेचारों के पास पैसा होता है ना, उनका 60 to 80% पैसा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर ही लग जाता है। क्रेडिट कौन ले गया? सेंटर। पैसा किसका खर्च हुआ? स्टेट का। सो दिस इज एंक्रोचमेंट। दिस इज एंक्रोचमेंट बाय द सेंटर टुवर्ड्स और इनसाइड द पावर ऑफ द स्टेट्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देखिए, हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, वहां के लोगों का कल्चर अलग होता है, तौर तरीके अलग होते हैं, तो सेंटर की बजाय स्टेट्स को स्कीम्स बनानी चाहिए। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंटर इज नो implementing and controlling all these schemes. That is the problem, and this is how center is encroaching into the power of the states. यहां पे एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वैसे भी स्टेट्स के पास, बेचारों के पास पैसा नहीं है, जो थोड़ा बहुत पैसा उनको मिलता है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर खर्चा हो जाता है, बाद में उनके हाथ में आ जाता है कटोरा, वो बेचारे सेंटर से मांगते रहते हैं, सेंटर उनको कभी कुछ बहाने बनाता है, कभी कुछ बहाने बनाता है ना। तो दैट थिंग इज देयर। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है? देखिए, फिजिकल तो हम लोगों ने देख लिया। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, मतलब पॉलिटिकली सेंटर कैसे एंक्रोच करता है स्टेट्स के अंदर। देखिए, कई तरीके होते हैं इसको करने के। एक तो इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन जो है वो पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन के साथ जो है अलाइन हो गया। कैसे? जिन स्टेट्स के अंदर बीजेपी वाली सरकार है, उनको तो पैसा भी मिल रहा है और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो भी सेंटर के अकॉर्डिंग चलती हैं। लेकिन जिसके अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, ना तो उनको पैसा मिल रहा है, मतलब इकोनॉमिक कंसंट्रेशन और पॉलिटिकल कंसंट्रेशन सेंट्रलाइजेशन जो है वो अलग अलग हो गया है। मतलब ना तो उनको पैसा मिल रहा है और ना ही उनकी पॉलिटिकल कोई हेल्प की जा रही है, ऊपर से गवर्नर वगैरह का यूज करके उनके ऊपर कंट्रोल बनाया जा रहा है। दैट इज समथिंग अबाउट दिस एंक्रोचमेंट ऑफ सेंटर टुवर्ड्स द स्टेट, देखिए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस ग्रुप है, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप जैसे टाटा, अंबानी, अडानी, है ना, दे आर वेरी क्लोज टू द सेंटर, और सेंटर उनकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जो रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप ग्रुप्स होते हैं, जैसे एशियान हो गया या दूसरे जो रीजनल ग्रुप्स होते हैं, इंडिया की सरकार क्या कर रही है? इंडिया की सरकार उन रीजनल ग्रुप्स का पार्ट नहीं बन रही है, और क्योंकि इंडिया रीजनल ग्रुप्स का पार्ट नहीं बन रहा है, इसलिए इंडियन कंपनीज को फॉरेन कंपनी से कंपटीशन मिल ही नहीं रहा है। और जब भैया इनको कंपटीशन नहीं मिलेगा, इट मींस इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इंटरनेशनल कंपनीज, एंड इंडियन कंपनीज आर कंट्रोल्ड ओनली बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, टाटा, अंबानी, अडानी, है ना। सो इससे किसको बेनिफिट हो रहा है? बड़े बड़े बिजनेस प्लेयर्स को बेनिफिट हो रहा है। जो छोटे बिजनेस प्लेयर्स हैं ना बेचारे, जो छोटे बिजनेस करना चाहते हैं, उनको ग्रोथ करने का चांस ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज को बुला नहीं रहे हो, क्योंकि और इसकी वजह से यहाँ इंडिया में कंपटीशन नहीं है लोकल, और जब इंडिया में कंपटीशन नहीं है तो टाटा, अंबानी जो है वो अमीर होते चले जा रहे हैं, जो छोटे बिजनेस हैं बेचारे वो नीचे चले जा रहे हैं। ऊपर से जो जीएसटी और सिंगल मार्केट का जो इशू है, इससे बड़े प्लेयर्स को ज्यादा बेनिफिट होता है। जो मीडियम और लो लेवल के जो बिजनेस होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको बेचारों को बेनिफिट नहीं होता है। तो देखो, हर तरफ से टाटा, अंबानी, अडानी जो है पैसा खूब कमा रहे हैं। छोटे जो प्लेयर हैं बेचारे, वो तो पहले ही वो बॉटम में थे, अभी तो वो बॉटम से भी नीचे चले गए हैं, ठीक है। और जो रीजनल पावर्स को पॉलिटिकल फंडिंग है, इसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे? देखिए, जो माइनिंग सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कुछ चीजें आती हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको वहां से फंडिंग मिलती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है यहां पे फंडिंग को बंद कर दिया है।
सरकार बोलती है कि यहाँ पे करप्शन होता है, यहाँ पे ये होता है, वो होता है, उसकी वजह से जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं इनकी फंडिंग के ऊपर भी कंट्रोल कर दिया गया। अब जब रीजनल पार्टी के पास पैसा ही नहीं होगा, उनके पास फंड्स ही नहीं होंगे, तो क्या वो ग्रो करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। कंट्रोल किसका हो जाएगा? सेंटर का हो जाएगा। तो चारों तरफ कंट्रोल सेंटर का हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले ये नहीं हो रहा था, 2014 से पहले भी हो रहा था, 2014 के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जो है सेंट्रलाइजेशन कैसे किया जाता है वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, सीबीआई वगैरह, तो ये जो सेंट्रल जो एजेंसीज है ना, इनके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है ना। अभी आपने देखा ही होगा इलेक्शन से पहले वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा था। इलेक्शन जैसे ही इलेक्शन हुआ तो तृणमूल पार्टी के कई सारे एमएलएज वगैरह के ऊपर करप्शन चार्जेस लगा दिए गए, उनके ऊपर सीबीआई की रेड डलवा दी गई। ऐसा हमेशा ही होता है ना। सीबीआई का यूज़ किया जाता है, एनआईए का यूज़ किया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यूज़ किया जाता है, रेड डलवाई जाती हैं अपोजिशन लीडर्स के ऊपर। ये क्यों किया जाता है? ताकि जो लोकल लीडर्स हैं, जो रीजनल पार्टी के लीडर्स हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके और सेंट्रल पावर जो अथॉरिटी है उसका कंट्रोल बनाया जा सके। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हैं। ऊपर से जो स्टेट फंडेड जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर जो वाइस चांसलर्स वगैरह हैं वो भी सेंट्रल अपॉइंट कर रहा है। अब जब भैया वाइस चांसलर को सेंटर अपॉइंट करेगा तो सेंटर की ही बात सुनी जाएगी, है ना, सेंटर की ही आइडियोलॉजी को वहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से भी यहां पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, ऊपर से दूसरी चीजें ऐसी हैं कि जैसे सेंटर इज इंक्रीजिंगली इग्नोरिंग इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए, जैसे अभी एजुकेशन को लेके, जैसे अभी 12th के एग्जाम को कैंसिल करना था ना, तो होना क्या चाहिए था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको मीटिंग करनी चाहिए थी स्टेट्स के सीएम्स के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भैया उन्होंने मीटिंग किया किसके साथ? जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ मीटिंग कर रही हैं, और जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके साथ मीटिंग कर रही है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बीच में से कंप्लीटली निकाल दिया गया है, और वो जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है? सेंटर कंट्रोल करता है। तो सेंटर इज नाउ ट्राइंग टू जस्ट एलिमिनेट द रीजनल पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये भी एक सेंट्रल जो है अथॉरिटी का ही कहीं ना कहीं यहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जब नेशनल लॉकडाउन किया गया था पहले टाइम पे, जो पेंडेमिक हुआ था लास्ट ईयर, उस टाइम पे जो है बिना स्टेट्स से कंसल्ट किए लॉकडाउन कर दिया गया, स्टेट्स को पूछा नहीं। लेकिन अभी सेकंड वेव के दौरान जब वैक्सीन को प्रोक्योरमेंट करने की बात आई और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की बात आई, तो सब स्टेट्स के ऊपर डाल दिया गया, जिसकी वजह से स्टेट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई। देखिए, जो अमीर स्टेट हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास तो पैसा है, वो तो वैक्सीन प्रोक्योर कर सकते हैं, लेकिन गरीब स्टेट्स का क्या, है ना। सो इसकी वजह से भी बहुत सारी डिस्पैरिटी यहां पे इकट्ठी हो गई है। सोशल कल्चरल डोमेन के अंदर भी सेंटर जो है स्टेट्स के अंदर एंक्रोचमेंट कर रहा है। जैसे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है बहुत सारी, दिस डाइवर्सिटी इज द फाउंडेशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। अगर डाइवर्सिटी ही नहीं रहेगी, सबके सब बराबर हो जाएंगे, तो फेडरलिज्म का क्या ही मतलब है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको सरकार जो है वो अंडरमाइन कर रही है। जैसे तमिलनाडु का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हालांकि आप एग्जाम्पल ये एग्जाम में लिख भी सकते हो किसी स्पेशल सिचुएशन में। तमिलनाडु का एग्जांपल दिया गया है। तमिलनाडु हमेशा से ही एंटी वैदिक और एंटी आर्यन मूवमेंट रही है तमिलनाडु के अंदर, लेकिन अभी तमिलनाडु को भी इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है बाय पॉलिटिकल पार्टीज कि उनको ब्रॉडर एक हिंदुत्व के डोमेन के अंदर लेके आ रहे हैं, और जो वहां पे तमिल मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको आउटसाइडर बोला जा रहा है ना। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वहां पर जब पॉलिटिकल रैलीज हुई तो नेताओं ने क्या बोला कि हिंदू सारे हमारे हैं, क्रिश्चियंस और जो मुस्लिम्स हैं वो बाहर के हैं, आउटसाइडर्स हैं। सेम हैपेंड इन तमिलनाडु, सेम हैपेंड इन एवरी कर्नाटका ऑल्सो, है ना। सो उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क में देखिए इन्होंने यही बोला है कि अगर इंडिया में फेडरलिज्म को और डाइवर्सिटी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल एस्पिरेशंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी आपके बायस्ड हैं आप उनको दूर कीजिए, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिए, तभी चीज़ें चलेंगी। जो रेजिडुअल पावर्स होती हैं वो किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है ना। और जो फाइनेंशियल पावर्स होती है वो भी सेंटर के पास होती है। अगर आप रेजिडुअल पावर्स को स्टेट्स को दे दो और फाइनेंशियल पावर्स की ज्यादा अलॉटमेंट अगर आप स्टेट को दे दो सेंटर की बजाय, तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। स्टेट्स के पास पैसा होगा, वो उसको अपने हिसाब से खर्च करेंगे,
है ना। रेजिडुअल पावर्स भी स्टेट्स के पास होंगी तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ज़्यादा फ्रीडम फील करेंगे, है ना। वो तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो फेडरल जो कोलिशन है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, इसको इंडिया का जो प्लूरल नेचर है, डाइवर्स नेचर है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कल्चरली और पॉलिटिकली, है ना। दैट इज द सॉल्यूशन। हालांकि बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसी तरह का कंक्लूजन हम लोग एग्जाम में लिखते हैं। तो यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। पूछ सकते हैं वो आपको कि इन द रिसेंट टाइम सेंटर इज ट्राइंग टू एनक्रोच इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्रिटिकली एनालाइज। इस तरह का डेफिनेट विद एग्जांपल्स भी पूछ सकता है, तो आपको वहां पे इस तरह के एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन यहां से आपके जीएस पेपर 2 में बन सकता है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। एक कोट के साथ छोड़ के जाता हूं, द इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। भैया ये टिकटॉक और वो फिल्में और ये सब चीज़ें छोड़ छोड़ दीजिए, इससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला टिकटॉक से। आपका बेनिफिट किससे होगा? जब आप नॉलेज के अंदर इन्वेस्ट करोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, अच्छे लेक्चर्स देखोगे, है ना। अगर आप नॉलेज के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको बेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा। बेस्ट इंटरेस्ट कैसे? एक बढ़िया जॉब मिलेगी, है ना, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। सबसे बड़ी बात, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको एक बेटर पर्सन बनाते हैं, है ना, अगर आप नॉलेज के अंदर इन्वेस्ट करते हो। तो चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिया। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।